आपका मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम पुनः उन्हीं पुरानी जो दृढ़ संकल्प लिया था उन्हीं को दोहराने दोबारा उपस्थित हो गए हैं। आज हम मैथ्स में मूलभूत अवधारणाएं यानी गणित में बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ज्योमेट्री में यानी ज्यामिति की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं उनका अध्ययन करने उपस्थित हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने इसके पहले भी आपसे कहा है कि जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो ठीक उसी समान है जिस प्रकार मकान में नींव के पत्थर होते हैं। तो यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की अच्छी बड़ी मजबूत बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उनके नींव के पत्थरों को आपको व्यवस्थित और मजबूत रखना पड़ेगा। तो आज हम जिस कार्य के लिए उपस्थित हुए हैं वो है गणित में बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ध्यान रखिएगा, ये छोटी कक्षाओं भर के लिए नहीं है कि आपने सोच लिया ये प्राइमरी, मिडिल या हाई स्कूल के लिए। ध्यान रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना है आपको, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये परेशानी का सबब बन सकता है यदि आपकी जानकारी के बाहर है तो। नेक काम में देरी ना करें, हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपनी गलती में सुधार कीजिए, कारण नोटिफिकेशन मिलने पर नोटिफिकेशन रिमाइंडर के समान काम करता है और आपको तत्काल बता देता है कि हमने कौन से 2 वीडियो रोज आपको भेज रहे हैं, आपके पढ़ने के योग्य हैं या नहीं। वैसे तो सारे के सारे काम के हैं, ठीक है ना। आज नहीं तो कल आपकी कक्षा के बाद जब आप अपनी अगली कक्षा में जाएंगे तो उसमें काम आएगा। जीवन में कभी ना कभी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है आपको, और उसमें तो आपको जीवन पर्यंत शैक्षिक सामग्री जो काम आने वाली उसी का तो हम अध्ययन करा रहे हैं। उसी को तो नींव का पत्थर कहते हैं, जो जीवन पर्यंत नीचे लगे रहें और पूरी बिल्डिंग को साधे रहें, वही तो नींव के पत्थर है। शुरुआत करते हैं ज्यामिति से। ज्यामिति का मतलब होता है आकृतियां। पहले आकृतियों से आप समझें। एक होता है स्टार्टिंग, होती है बिंदु। ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई नहीं होती उसको बिंदु कहते हैं। आज के समय में संभव नहीं, कारण क्योंकि माइक्रो, नैनो की भी नैनो, यानी इतना बारीक से बारीक इतना। तो हमें मूलभूत जो अवधारणाएं हैं, जानकारी, उसमें से बिंदु के बारे में बोल रहा हूं। ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई नहीं होती उसको बिंदु कहते हैं। ये सिर्फ आदर्श परिभाषा है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका आज के समय में मापन ना किया जा सके। सारी चीजों का मापन कर सकते, इसलिए आदर्श, आइडियल डेफिनेशन, आदर्श परिभाषा है, सुनने, पढ़ने और समझने के लिए है। लेकिन वास्तव में ऐसी कोई भी बिंदु नहीं हो सकता जिसका मापन नहीं किया जा सके। बहुत सारे बिंदुओं को मिला दो तो बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। अनेक बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। यदि वही रेखा एक सरल रेखा हो, यानी सभी बिंदु एक सरल रेखा में हो, तो बनने वाली रेखा को सरल रेखा कहते हैं। तो सरल रेखा भी अनंत बिंदुओं के समूह को सरल रेखा कहते हैं। फिर आती है वक्र रेखा। टेढ़ी मेढ़ी रेखा को हम वक्र रेखा कहते हैं। रेखा में दोनों तरफ तीर के निशान बनाए जाते हैं, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। कारण रेखा दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तक बढ़ाई जा सकती है। कितनी भी दूरी पर आप चाहो बढ़ा सकते हो उसको। इसके बाद आता है किरण। किसी एक दिशा में बढ़ाई जाने वाली रेखा किरण कहलाती है। एक जगह रुकी और एक तरफ किसी भी एक दिशा में बढ़ाओगे उसको किरण कहते हैं। किसी भी रेखा के छोटे से भाग को काट के निकाल दिया तो उसे हम रेखाखंड कहते हैं। ये निश्चित परिमाण का होता है, निश्चित माप का होता है, निश्चित लंबाई चौड़ाई का होता है। तो रेखा से रेखाखंड छोटा होता है, निश्चित माप का होता है, जबकि रेखा अनंत लंबाई की होती है। और बहुत सारी रेखाएं, 2 या 2 से ज्यादा रेखाएं यदि एक दूसरे को काटती हैं तो उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। एक दूसरे को काटने वाली रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। ये तो हुआ सामान्य रेखा और बिंदुओं से संबंधित जानकारी। आगे आ जाता है कोण। 2 रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं, 2 रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो वो जिस उनके बीच का जो झुकाव होता है उसको कोण कहते हैं। एक रेखा ने दूसरी रेखा को काटा तो उनके बीच का जो झुकाव है, जैसे ये वाली रेखा ने इस रेखा को काटा, इसके बीच का जो झुकाव है उसे कोण कहते हैं। यदि एक चीज ध्यान रखिएगा,
ये तो मैंने परिभाषा बताई आपको कि दो रेखाओं या दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि कोण का मानक 90 अंश को माना गया। जैसे pH वैल्यू जो रसायन शास्त्र में pH मान है वो जल को मानक मान के माना गया। जल का pH मान 7 होता है। उससे कम वाले को बोला गया अम्ल, उससे ज्यादा वाले को बोला गया क्षार। तो पहले pH जो है वो जल को मानक मान के ही अम्ल और क्षार को बांटा गया। वैसे ही कोण का विभेदन समकोण के अनुसार किया गया। वह कोण जो 90 अंश का होता है उसे समकोण कहते हैं। इसके बाद इसके आगे और पीछे की खोज हुई। कैसे? 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं और जो कोण 90 अंश से कम का हुआ उसको न्यून कोण कहते हैं और जो 90 अंश से अधिक का हुआ उसको अधिक कोण कहते हैं। यूपीएससी में एक बार एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा मानक कोण है जिससे कोणों का निर्धारण किया जाता है? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होना था समकोण। समकोण को मानक मान के। ऐसे एक बार पीएमटी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था अम्ल क्षार इन सब का विभेदन के लिए किसको मानक माना गया? तो जल को माना गया, क्योंकि जल का पीएच मान मालूम ना आपको, अम्ल और क्षार होते हैं। इस तरफ अम्ल, इधर क्षार, बीच में पीएच मान अम्ल और क्षार के ठीक बीच में होता है अपना जल। अब ध्यान में हम आगे तो समकोण मतलब 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, उससे कम को न्यून कोण, उससे अधिक को अधिक कोण कहते हैं। कोण के अनुसार अब अपन पहले जाते हैं त्रिभुज पर। 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। भाषा यदि आपने ध्यान नहीं दी तो गड़बड़ हो सकती है। 3 रेखाओं से बनी आकृति त्रिभुज नहीं कहलाती। अगर हम बोले ये एक रेखा, ये दूसरी रेखा, ये तीसरी रेखा के लिए त्रिभुज बना रही, नहीं बना रही। 3 रेखाओं से बनी आकृति नहीं, 3 रेखाओं या 3 रेखा खंडों से घेरा हुआ क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। रेखा तो ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है ना। तो परिभाषा में भाषा ध्यान से पढ़ना है। 3 रेखाओं से या 3 रेखा खंडों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की सबसे बड़ी विशेषता, त्रिभुज की सबसे बड़ी 2 विशेषताएं होती हैं। ध्यान से सुनिएगा। हमने अभी आपसे बोला 3 रेखाओं या 3 रेखा खंडों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज में 3 अंतः कोण और 3 बहिष्ठ कोण होते हैं। देखा, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तीनों ने एक दूसरे को काटा तो ए बी सी ये त्रिभुज बना। 1 2 3 जो त्रिभुज के अंदर है उसको हम अंतः कोण कहते हैं और जो बाहर है 4 5 6 ये बहिष्ठ कोण या बाह्य कोण कहलाते हैं। इंटरनल एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल। पहला गुण तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 6, 3 अंतः कोण, 3 बहिष्ठ कोण। पहला गुण ये है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग हमेशा 180 अंश होगा। 1 2 3 जब भी आपस में जोड़ोगे तो 180 अंश आएगा, ना तो इससे कम ना तो इससे ज्यादा। यानी जब भी आप त्रिभुज का निर्माण करें रचनाओं में या अन्य किसी भी प्रकार के प्रश्न में, तो ध्यान रखें कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए, ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा। दूसरी, त्रिभुज में बहिष्ठ कोण दूर वाले 2 अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। त्रिभुज में बहिष्ठ कोण दूर वाले 2 अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। उसको अच्छी भाषा में बोलते हैं त्रिभुज में बहिष्ठ कोण दूरस्थ 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। देखें आप, ये वाला बहिष्ठ कोण लिया 4, तो इसके पास वाला अंतः कोण छोड़ दो तो 4 1 2 और 3 के जोड़ के बराबर। अगर आपने लिया 5 ये वाला बहिष्ठ कोण, तो इसके पास वाला अंतः कोण छोड़ दो तो 2 1 और 3 के जोड़ के बराबर। यदि आपने लिया बहिष्ठ कोण 6 तो पास वाला छोड़ दो तो वो 1 और 2 के जोड़ के बराबर। तो ये 2 मूल विशेषताएं हैं त्रिभुज की। अब त्रिभुज के प्रकार। कोण के अनुसार त्रिभुज के 3 प्रकार हैं।
न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज कोई भी हो, जब भी तीनों कोणों को जोड़ोगे 180 ही आना चाहिए। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम के होते हैं, क्योंकि 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। ये अंश का चिन्ह है जो बिंदी लगाते हैं, है ना। तो जो जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम के हो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जोड़ के देख लो, 40, 60, 80, 180 आएगा। 40 और 60 100 और 80 180, ठीक है ना। और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो बाकी दो कोण न्यून कोण हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। 90 60 30, 60 30 90 90 180, तीनों कोणों का जोड़ 180 है। तो वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण समकोण से कम हो, 90 अंश से कम हो, न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण, दो कोण न्यून कोण हो, वो समकोण त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण और दो कोण न्यून कोण हो, 120 और 20 140 और 40 180, जोड़ोगे 180 आएगा। तो एक कोण अधिक कोण है, 90 अंश से ज्यादा का है, 120 का है। तो कोण के अनुसार त्रिभुज के 3 प्रकार। अब भुजाओं के अनुसार ध्यान दें, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती उसको हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। कुछ तो शब्द संधि विच्छेद इनसे ही समझ में आ जाते हैं। विषम यानी अलग अलग, बाहु यानी भुजा जिसकी भुजाएं अलग अलग हो, इसकी माप अलग, इसके 2, ये 3, ये 5, तो अलग अलग भुजाओं वाले माप के त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर ना हो। फिर आता है समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज में ये वाली भुजा AB, ये वाली भुजा AC के बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, ठीक। और ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु या समत्रिबाहु त्रिभुज कहते हैं। इनकी अब विशेषताएं सुन लें आप। दो भुजा बराबर तो समद्विबाहु, तीनों बराबर तो समत्रिबाहु। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो समत्रिबाहु। ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, दो बराबर, ये समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता है बराबर भुजाएं, तीसरी बची हुई भुजा, बराबर भुजाएं तीसरी बची हुई भुजा के साथ जो कोण बनाती है वो आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ये बची भुजा BC के साथ B और C ये दो कोण बना रही है, यानी ये दो कोण आपस में बराबर होंगे। ध्यान रखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाएं तीसरी भुजा के साथ जो दो कोण बनाती हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जब दो भुजा बराबर थी तो दो कोण बराबर थे। अब सोचो जरा, जब तीनों ही भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे। इसका मतलब है तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, 60 60 60 180 अंश आता है। तो समत्रिबाहु या समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है, जोड़ने पर 180 आ जाता है। इनके साथ कोण और त्रिभुज, कोण और भुजा इनको मिला दिया जाए तो एक त्रिभुज बन जाता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। यहां जरा ध्यान समझना है, ऐसा त्रिभुज जो समकोण हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण यानी 90 अंश का हो, और हमेशा ध्यान रखिएगा 90 अंश के कोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, जो अन्य दोनों भुजाओं से हमेशा बड़ी होती है, सदैव बड़ी होती है, तो वो तो बराबर हो नहीं सकती। तो अब आप बोल रहे हो समकोण, तो एक कोण 90 अंश का तो हो गया, अब बचा समद्विबाहु। तो अब जब ये वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, बराबर नहीं हो सकती, तो कौन सी दो बराबर होगी? तो एक लंब और एक आधार, मतलब जो समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और समकोण बनाने वाली भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम
समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आपके लिए एक मॉरल चीज, छोटी सी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, अभी आपने यहां पढ़ा, पहले यहां पढ़ा तीनों कोण का जोड़ 180 अंश होता, यहां पढ़ा दो बराबर भुजाएं तीसरी भुजा के साथ जो कोण बनाती है वो बराबर होते हैं। ठीक, इन दोनों को आप यहां मिलाओ, पहला क्या, तीनों कोणों का जोड़ 180, दूसरा क्या मिलाओ, दो बराबर भुजा तीसरी भुजा के साथ जो कोण बनाती है वो आपस में बराबर होते हैं। ये समकोण और समद्विबाहु है। एक कोण 90 अंश का है, दो भुजाएं बराबर हैं, तीनों का जोड़ 180 अंश होना चाहिए ना। तो बराबर भुजा तीसरी भुजा के साथ जो कोण बनाएंगी वो बराबर होंगे, का मतलब ए और सी बराबर होगा। तो आप बताइए कितने कितने अंश का होगा। तो सोचने वाली बात है, तीनों को जोड़ने पर आना चाहिए 180, 90 तो निकल गया, तो बचा 90 बचा, तो 90 को दो बराबर भाग में बांट दो, तो ए भी हो गया 45 और ये भी हो गया 45 यानी 45। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शेष बचे दो कोण 45 अंश के होते हैं। ठीक है, अब देखें आप, ये तो होगी सामान्य सी जानकारी आपको जो देना थी। आगे चले हम, त्रिभुज में इतनी ही चीजें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में समझ में आना चाहिए। फिर त्रिभुज के समद्विभाजक, त्रिभुज में विकर्ण खींचते हैं, त्रिभुज के अंतर्गत बहिर्वृत्त, ये तो रचनाओं के अंतर्गत आते हैं। अपन आ जाते हैं चतुर्भुज में। चतुर्भुज को समझे आप, चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, या चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र बोलना ज्यादा अच्छा है। चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है। अब चतुर्भुज विषम बाहु चतुर्भुज भी हो सकता है, जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो, विषम बाहु चतुर्भुज। और दूसरा ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, बराबर तो हो, साथ में समानांतर हो। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, क्षमा प्रार्थी हूं, यहां समानांतर रेखाएं भी होती हैं। ऐसी दो या दो से ज्यादा रेखाएं जो एक दूसरे से हमेशा बराबर दूरी पर रहती है। ऐसी दो या दो से ज्यादा रेखाएं जो हमेशा बराबर दूरी पर रहती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उन्हें हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। और जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। वो तो प्रतिच्छेदी तो आपको मैंने समझा दिया, जो आपस में काटती हैं। समानांतर पर समझना है, ऐसी दो रेखाएं या रेखाखंड, रेखाएं बोलने ज्यादा अच्छा, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर बनी रहती है और जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर ये इसके समानांतर है और बराबर है, ये इसके समानांतर है और बराबर है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसको आयत कहते हैं। यही चीज यार, इसके भी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर और समानांतर है, लेकिन इसका कोई भी कोण 90 अंश का नहीं है, इसलिए इसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे आपने त्रिभुज में पढ़ा था, तीनों कोणों का जोड़ त्रिभुज में हमेशा 180 अंश होगा, वैसे ही चतुर्भुज में कोई भी चतुर्भुज लोगे, चारों कोणों का जोड़ 360 अंश होगा। तो आयत मतलब, आयत और समानांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है? तो आयत और समानांतर चतुर्भुज लगभग एक से ही है। इनकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर और समानांतर होती हैं। आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, जबकि समानांतर चतुर्भुज में कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता। अंतिम दो ये पढ़ना इन दो को। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हो, ये सब आपस में बराबर हो और सारे कोण 90 अंश के हो, उसे हम वर्ग यानी स्क्वायर कहते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, चारों कोणों का जोड़ 360 अंश हो, उसे वर्ग कहते हैं। लास्ट वन इज समलंब चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं बराबर तो नहीं होती लेकिन समानांतर होती। ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं
बराबर तो नहीं होती माप में, परिमाण में, लेकिन परस्पर समानांतर होती है, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ये भुजा इस भुजा के समानांतर है, ये पैरेलल है, लेकिन बराबर नहीं है, ये छोटी है ये बड़ी है। ऐसे चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ध्यान से पढ़ने की और भी बहुत बारीक चीजें हैं, आगे अगले पीरियड में अध्ययन करेंगे। जैसे इसके विकर्णों ने क्या किया, इसके विकर्ण क्या करेंगे, इसके विकर्ण क्या करेंगे, है ना। बहुत गहराई में जाने की बात है। हमने कहा है आपसे कि ज्ञान का सागर अथाह है, इसलिए उसे गागर में सागर, है ना। यानी आपने सागर में छलांग लगा दी है तो तैरने के अलावा गोता भी लगाना है, और बिना मोती को बटोरे ऊपर नहीं आना है, और डूबना तो है ही नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। आज सुविधा है स्क्रीनशॉट लेने की। आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे इस मैथ साइंस एकेडमी चैनल को बुद्धिमान बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं आप, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। भूलवश गलती हो ही जाती है, आदमी से आदमी ही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट से लेकर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें लाइक और फॉलो करें। लाइक और फॉलो क्यों करें? और वहां पर हमको इनसे जुड़ी हुई चीजों की जानकारियां अलग से भी प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको जबरन नहीं बोल रहे कि आप हमको फॉलो और लाइक करो। फॉलो करने को इसलिए कह रहे हैं कि हम इसके अतिरिक्त कुछ संसाधन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर रहे हैं, जो आपको, हमने कहा ना कि हमने विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों और भी दूसरे संसाधनों के द्वारा अपना दायरा बढ़ा के आप तक अपनी पहुंच बढ़ा ली है। तो हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार।